हेलो एवरीवन। आज हम बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम फ्लोइंग फ्लूइड के लिए दी हुई है, यानी कोई जो बहते हुए द्रव है उनके लिए बर्नौली थ्योरम दी हुई है। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन गणितीय विश्लेषण क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसकी यूज़ क्या क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम बर्नौलीज थ्योरम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यदि कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड है, कोई भी बहता हुआ द्रव है, उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है किसी बहते हुए द्रव की ऊर्जा, यानी एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड। किसी बहते हुए द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। जैसे कोई भी लिक्विड है, यदि वो बह रहा है, फ्लोइंग हो रहा है, तो उसके अंदर 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। वो 3 प्रकार की ऊर्जाएं इस प्रकार से है। सबसे पहले है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। जब कोई भी लिक्विड बहता है, कोई भी द्रव बहता है, तो उस पर यदि द्रव बह रहा है तो जिस भी एरिया पर द्रव बह रहा है उस पर उसके अंदर दाब लगता है और उस दाब के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। तो देखिए किस तरह से हम दाब ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं किसी बहते हुए द्रव में। यदि किसी द्रव के ए क्षेत्रफल पर P दाब लग रहा हो, कोई भी यदि द्रव है उसके ए क्षेत्रफल पर P दाब लग रहा है तथा यदि द्रव इस दाब के कारण x दूरी पर चल रहा हो, यानी कोई भी द्रव है उसके एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिस कोई एरिया है A, कोई भी द्रव हो, उस A एरिया पर दाब P लग रहा है। उस दाब P के कारण ये द्रव बह रहा है। और जब ये दाब P लग रहा है किसी भी द्रव के पर्टिकुलर पार्ट पर जिसका एरिया A है, तो इस दाब P के कारण यदि ये मूव करेगा, गति करेगा, बहेगा, तो माना कि ये जो बहेगा उस बहने के बाद में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x दूरी पर ये बह रहा है। ठीक है, x दूरी ये दाब P लगने के बाद में इसने तय की है। तो देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्य किया जाता है वही उसकी एनर्जी के अंदर इक्वल होता है। जैसे हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम फिज़िकली वर्क कर पाएंगे। तो हम जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको कार्य के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी उतना ही कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, बल इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। किसी बल के प्रभाव में कोई भी यदि वस्तु, यहाँ पर द्रव की बात करें, द्रव उस बल के प्रभाव में जितनी दूरी तय करेगा उस बल से यदि मल्टीप्लाई, फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किया गया कार्य आ जाएगा, यानी वर्क आ जाएगा। और जो वर्क है वो किसको शो करेगा, उसकी एनर्जी को शो करेगा। देखो ये जो दाब P लग रहा है इसके अंदर कारण कितना फोर्स आएगा वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। देखिए अगर किसी भी द्रव पर या किसी भी भाग पर P दाब होता है तो बेसिकली दाब की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, हम दाब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फोर्स है इस दाब के कारण कितना फोर्स लगेगा वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए F इज़ इक्वल टू P इंटू ए। इस मतलब जो प्रेशर जितने एरिया पे लग रहा है उसको यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा उस दाब के कारण फोर्स। इसको हम प्रेशर फोर्स भी कह सकते हैं या दाब बल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दाब ऊर्जा है, यहाँ पर प्रेशर P है, इसको यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, फोर्स आ जाएगा। तो किया गया कार्य कैलकुलेट करने के लिए हमें बल चाहिए था, तो दाब P के कारण हमने बल कैलकुलेट कर लिया। तो P इंटू ए, यानी दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो P इंटू ए इंटू एक्स, ये अपने पास क्या आ गया,
द्रव की दाब ऊर्जा, यानी जो लिक्विड है उसकी अपने पास प्रेशर एनर्जी आ गई। तो P इंटू ए इंटू एक्स क्या आ गया, प्रेशर एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए द्रव का आयतन यानी जब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का आयतन कितना हो जाएगा, एरिया इंटू दूरी। एरिया इंटू दूरी से वॉल्यूम कैसे हुआ, देखो जो एरिया है उसको हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं और जो दूरी है उसको मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब मीटर क्यूब किसको शो करेगा, वॉल्यूम को, आयतन को। तो एरिया इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया इंटू एक्स है वो क्या है, वॉल्यूम है। अब यदि हम इस द्रव की पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी निकालना चाहे, द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा यदि फाइंड करना चाहे, एकांक आयतन मतलब यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब का मतलब जहाँ पर ये यूनिट वॉल्यूम आ जाता है मतलब उसका भाग लगाना है, यानी एकांक आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन है मतलब आयतन का भाग लग जाएगा। जैसे हमने पढ़ा प्रेशर इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एरिया का भाग लगेगा, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का भाग लगेगा किसमें, दाब ऊर्जा में, क्योंकि हम याद कर रहे हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो द्रव की दाब ऊर्जा कितनी थी, P इंटू ए इंटू एक्स, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कितना, A इंटू एक्स, तो भाग लग गया तो अपने पास क्या आया, P। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने पास कितनी आ गई, P। तो दाब ऊर्जा हम इस प्रकार से किसी बहते हुए द्रव की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है यदि कोई भी द्रव्यमान है, m है, मास है, यदि वो v वेग से या किसी भी वेग से फ्लो कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम 1/2 mv² से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि m द्रव्यमान यानी m मास का कोई भी पिंड, लेकिन यहाँ पर क्या हम लिक्विड की द्रव की बात कर रहे हैं, तो m द्रव्यमान तथा v आयतन हो गया इस द्रव का, आयतन मतलब वॉल्यूम, और जो स्मॉल v है, कैपिटल V है वॉल्यूम और स्मॉल v है वेलोसिटी, वेग। तो स्मॉल v वेग से बह रहा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv²। ठीक है। अब देखो मैं यदि ये गतिज ऊर्जा है इसको पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूँ, प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कैलकुलेट करना चाहूँ, तो देखो एकांक आयतन है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम का इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 mv² था, 12 mv², 12 mv² अपॉन v, v मतलब कैपिटल V वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का भाग दिया इसमें, देखो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, मास है, और नीचे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो जाएगा, डेंसिटी, घनत्व या रो। ठीक है। तो हाफ यहाँ पर जो ये है m/v, इसको मैंने लिख दिया रो, और ये v², तो हाफ रो v² क्या हो गया अपने पास, द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर देखो रो क्या है, डेंसिटी है, द्रव का घनत्व है। तो हम किसी भी बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन पर निर्भर करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। तो यदि m द्रव्यमान का कोई भी द्रव, यानी m किसी भी द्रव का मास है, वो अपने ग्राउंड से, धरातल से h हाइट पर है, h ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। यानी m उसका द्रव्यमान हो गया, g क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया, और h वो कितनी हाइट पर है। यदि कोई भी वस्तु, यहाँ पर हम द्रव की बात कर रहे हैं, तो द्रव अगर किसी ग्राउंड लेवल से जितनी हाइट पर है उस हाइट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। अब यदि इस जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना चाहे, तो देखो द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इसमें वॉल्यूम का भाग दे देंगे। देखो mgh
यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड किया तो m/v यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो गया, घनत्व डेंसिटी रो, तो यहाँ पर हो गया ρgh। तो हम जो बहते हुए द्रव की स्थितिज ऊर्जा है इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है और गतिज ऊर्जा है और दाब ऊर्जा है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम बर्नौली थ्योरम को किस प्रकार से प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।